हेलो नमस्कार दोस्तों। हम लोग अभी पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स की अगर हम लोग बात करें तो करंट अफेयर्स अक्सर परीक्षार्थी ये सोचते हैं कि करंट अफेयर्स कैसे बेहतर किया जाए, क्या पढ़े कि हमारा करंट अफेयर्स बाकी लोगों की अपेक्षा बेहतर हम बना सके, मेरा सबसे ज़्यादा स्कोर आ जाए करंट अफेयर्स में। तो बार बार हम यही कहते हैं और सभी लोग भी ये बात कहते हैं, आपको आप समझते नहीं हैं, है ना। कहा जाता है कि जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर और मंथली अगर करंट अफेयर्स कोई पढ़ते हैं, सटीक जो मैगजीन है, तो उससे बेहतर करंट अफेयर्स किसी का नहीं हो सकता। अगर आपको एग्ज़ाम देना है बिहार शिक्षक भर्ती का, अगर आपको एग्ज़ाम देना है 71 बीपीएससी का, आपको एग्ज़ाम देना है जिसमें करंट अफेयर्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो आपको न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना चाहिए। और इसमें आपके लिए मटेरियल दिया होता है ना। वो नज़रिया और दृष्टिकोण को डेवलप करना होगा कि आपके लिए वो कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं, क्योंकि बिहार के संदर्भ में भी करंट अफेयर्स है जहां से अक्सर सवाल पूछा जाता है। आपके एग्जाम में यहां से सवाल पूछा जाएगा, 71 बीपीएससी के संदर्भ में हो या बिहार शिक्षक भर्ती के संदर्भ में हो, यहां से सवाल पूछा ही जाएगा। प्रश्न देखिए पूछा जा सकता है ना। बिहार को मिला एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2025, है ना, बिहार को मिला है मछली उत्पादन के लिए। क्योंकि आप देखे होंगे नीतीश कुमार ये बार बार कहते हैं कि हमारा बिहार जो है मछली के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है ना। आत्मनिर्भर हो गया और प्लस में विशेषता ये है कि मछली का उत्पादन इतना हम कर लेते हैं कि अधिशेष की हमें प्राप्ति होती है, और हमारा जो पड़ोसी जो इस राज्य है उसको हम अपना मछली का निर्यात करते हैं, जिससे हमें आय की भी प्राप्ति होती है। ठीक है। तो मछली पालन के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2025 मिला। किसको? बिहार को मिला है ना। ये बिहार को मिला है, बहुत बड़ी बात है। और ये जो समारोह हुआ, यह समारोह आपको दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। यह समारोह, है ना, समारोह का आयोजन दिल्ली में किया गया। दिल्ली में समारोह का आयोजन किया गया यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं, जिनका नाम है डॉक्टर एन विजया लक्ष्मी, इन्होंने ही इस अवार्ड को ग्रहण किया। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं जिनका नाम है डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी, है ना। डॉक्टर डॉक्टर एन, है ना, इसको याद करना जरूरी है, हो सकता है ये पूछे। डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी, एन विजय लक्ष्मी, विजय, है ना, लक्ष्मी, इन्होंने ही इस अवार्ड को ग्रहण किया। अवार्ड का नाम क्या था? एग्रीकल्चर लीडरशिप 2025, है ना। एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2025 ग्रहण इन्होंने ही किया, डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी ने। इसका आयोजन किया गया था दिल्ली में। 2024 और 25 में मछली उत्पादन में बिहार 101% का लक्ष्य प्राप्त किया, है ना। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2024-25 में 2000, है ना, 2024-25 में बिहार मछली के उत्पादन में 101% का लक्ष्य प्राप्त किया है। 101% का लक्ष्य प्राप्त किया है। और मछली उत्पादन में अब अगर आपसे पूछे कि बिहार का स्थान, है ना, भारत के राज्यों में कितने नंबर पर बिहार का स्थान हो जाएगा, तो बिहार का स्थान चौथा स्थान हो जाता है पूरे राज्यों में, है ना। पूरे राज्य में मछली उत्पादन के मामले में बिहार का स्थान चौथा है ना, बिहार का स्थान चौथा है। अब आपसे पूछेगा कि बिहार में कौन ऐसा जिला है जहां पर मछली का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है ना। बिहार में कौन ऐसा जिला है जहां पर मछली का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है? एकदम नया डाटा आपको देते हैं, है ना। आज से कुछ दिन पहले अगर आप देखते हैं, 2 साल पहले की अगर बात है, तो मछली के उत्पादन में दरभंगा का स्थान पहला था। लेकिन अभी वर्तमान में 2025 हम लोग देख रहे हैं, तो मछली के उत्पादन में मधुबनी का स्थान प्रथम है। मधुबनी का स्थान प्रथम हो जाता है, यानी कि मधुबनी मछली उत्पादन में पहला स्थान हासिल किया। 88.96 हजार टन प्राप्त किया है। 88.96 हजार टन प्राप्त हुआ है ना।
और ये सारा का सारा करंट अफेयर्स हम ऐसे नहीं बता रहे, इसको पढ़ने के बाद अगर आप इसको पढ़ते हैं, कंप्लीट करते हैं, आपका करंट अफेयर्स जो सिर्फ मैगजीन जो लोग पढ़ता है, जो लोगों को लगता है कि सिर्फ स्पीडी पढ़ लेंगे, है ना, बहुत सारा जो मतलब करंट अफेयर्स जो आता है वो औसत औसत जो सब लोग बनाता है, लेकिन जो लोग जिन प्रश्नों को बना नहीं पाते हैं, है ना, वो स्टूडेंट सॉल्व करता है जो इस न्यूज़पेपर को पढ़ता है। और यही वजह है कि एक्स्ट्रा प्रश्नों को सही करने वाला परीक्षार्थी ही कंप्लीट करता है ना, वही कंप्लीट करता है। इसलिए आदत डालिए, आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, है ना, और चाहते होंगे कि आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छा हो, तो न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि बिहार में मछली उत्पादन में पहला स्थान हो जाएगा मधुबनी का, और दूसरा स्थान हो जाता है किसका? दूसरा स्थान हो जाएगा आपके दरभंगा का। दूसरा स्थान दरभंगा का हो जाएगा, पहला स्थान मधुबनी का है, और दूसरा स्थान जो है ना, दूसरा स्थान दरभंगा का है, और तीसरा स्थान पूर्वी चंपारण का हो जाएगा। तीसरा स्थान पूर्वी चंपारण का है। पूर्वी चंपारण का मछली उत्पादन के मामले में हम लोग बात कर रहे हैं, पहला मधुबनी का, दूसरा दरभंगा का, और तीसरा पूर्वी चंपारण का स्थान हो जाता है मछली के उत्पादन में। अगर आपसे पूछे कि भारत में कौन ऐसा राज्य है जहां पर मछली का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, तो मछली का सर्वाधिक उत्पादन अगर हम लोग भारत में देखेंगे तो भारत में सर्वाधिक मछली का उत्पादन कौन करता है? तो मछली का उत्पादन सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश करता है ना, आंध्र प्रदेश। कुछ दिन पहले जब हमारा बिहार आत्मनिर्भर नहीं था मछली उत्पादन में, तब हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश की मछली सबसे ज्यादा, है ना, यहाँ पर आती थी, आंध्र प्रदेश। उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद देखते होंगे आप, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, है ना, पश्चिम बंगाल में मछली का, है ना, पश्चिम बंगाल में मछली का उत्पादन होता है। उसके बाद आप देखते हैं गुजरात में, है ना, उसके बाद आप देखते होंगे गुजरात में मछली का उत्पादन होता है। उसके बाद केरल में भी मछली का उत्पादन होता है। ठीक है, अगर हम लोग वेस्ट बंगाल की बात करें, जो आपके बिहार से रिलेटेड प्रश्न पूछता है कि बताइए यहाँ पर कि भारत में कौन ऐसा राज्य है जहाँ पर जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में वेस्ट बंगाल करता है। उसके बाद दूसरा स्थान हो जाएगा बिहार का, दूसरा स्थान बिहार का हो जाएगा जूट के उत्पादन में। और कई बार यह सवाल आपसे पूछा कि जूट का उत्पादन बिहार के कौन ऐसा जिला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है जूट का उत्पादन बिहार में, तो यह पूर्णिया जिला हो जाएगा। पूर्णिया जिला में जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, कई बार यह सवाल पूछा है। उसके बाद एक प्रश्न पूछता है कि भारत में कौन ऐसा राज्य है जहां पर कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है ना, कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? गुजरात करता है यहाँ पे, है ना। और एक प्रश्न बार बार पूछता है कि भारत में कौन ऐसा राज्य है जहाँ पर साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? प्रश्न पूछता है साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहाँ पर? केरला में हो जाएगा। सबसे ज्यादा और लिंगानुपात भी, लिंगानुपात का सबसे ज्यादा कहाँ पर है? कौन सा राज्य करता है? तो कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा आगे कौन करता है? गुजरात करता है यहाँ पे, है ना। और एक प्रश्न बार बार पूछता है कि भारत में कौन ऐसा राज्य है जहाँ पर, है ना, साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? सड़क तो साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहाँ पर? केरला में हो जाएगा। और लिंगानुपात भी, लिंगानुपात भी सबसे ज्यादा कहाँ पर है? मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत 2070, है ना, 2070 किलोमीटर सड़कों का हुआ है निर्माण। और यहाँ पर देखना 2000 निर्माण में समस्तीपुर, और एक समस्तीपुर अव्वल हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर कहते हैं कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना पूछा जा सकता है 2070 मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क किलोमीटर सड़कों का हुआ है निर्माण। ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना, देखिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना, यहाँ से हम आपको ही बता रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत मुख्यमंत्री जिला कौन हो जाएगा? पहला जिला, है ना, पहला जिला हो जाता है आप सड़क उन्नयन योजना, है ना। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना, आप लोग मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना, ग्रामीण सड़क पहला जिला कौन हो जाएगा? पहला जिला, तो पहला जिला हो जाता है आप क्रम में देख लीजिए, है ना। मुख्यमंत्री योजना के तहत प्रथम स्थान किस जिले का है? तो पहला स्थान हो जाएगा समस्तीपुर का, सड़क उन्नयन योजना,
है ना, स्थान हो जाएगा किसका, योजना समस्तीपुर का हो जाता है पहला स्थान। उसके बाद मधुबनी का दूसरा स्थान हो जाएगा, उसके बाद मधुबनी का दूसरा स्थान है, स्थान हो जाएगा तीसरा स्थान हो जाएगा समस्तीपुर का, दरभंगा का स्थान। उसके बाद मधुबनी का दूसरा स्थान है ना, उसके बाद मधुबनी का दूसरा चंपारण का है, तीसरा पश्चिमी चंपारण का हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण का तीसरा स्थान दरभंगा का हो जाएगा, स्थान हो जाएगा। उसके बाद चौथा स्थान पश्चिमी चंपारण का है, पश्चिमी चंपारण का हो जाएगा, बिहार का सबसे बड़ा और पांचवा स्थान हो जाएगा अगर डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछे तो ये पश्चिमी चंपारण हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम छठा नंबर में देखेंगे सीतामढ़ी, अगर डिस्ट्रिक्ट सीतामढ़ी का छठा स्थान हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग छठा नंबर में देखेंगे सीतामढ़ी स्थान। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्थान हो जाएगा यहाँ पे मुजफ्फरपुर हो जाएगा, है ना, सीतामढ़ी का छठा स्थान। उसके बाद यहाँ पर देखिए 8 नंबर में वैशाली हो जाएगा, है ना, वैशाली, ठीक है, वैशाली हो जाएगा। 8 नंबर में वैशाली हो जाएगा योजना, है ना, उन्नयन योजना के तहत वैशाली हो जाएगा मुख्यमंत्री। उसके बाद 9 नंबर में उन्नयन योजना चंपारण का स्थान आता है। उसके बाद 9 नंबर में, है ना, पूर्वी चंपारण का स्थान आता है। नंबर में यदि आपसे पूछे, है ना, पूर्वी चंपारण के बाद में यदि सारण हो जाएगा, है ना, पूर्वी चंपारण के बाद 11 सारण हो जाएगा, होता है सारण, और 11 नंबर में स्थान होता है कटिहार का, है ना, कटिहार के मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना, ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना। कौन ऐसा जिला है, कौन ऐसा जिला है सिर्फ स्थान पर है, सिर्फ स्थान ये आपका समस्तीपुर जिला हो जाएगा, है ना, ये समस्तीपुर जिला है। इतना भी याद रखिए निश्चित तौर पे, है ना, प्रश्न आपसे बन जाएंगे। और कहता है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत कितना 2070 किलोमीटर सड़कों का हुआ है निर्माण, 2070 किलोमीटर सड़कों का हुआ है निर्माण हुआ है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट ये सारा चीजें हम लोग बात करेंगे न्यूज़पेपर का ही है ना। यहाँ पे देखिए गया का नाम बदल करके गया जी रख दिया गया। हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये सवाल पूछे, है ना, गया जी नाम चेंज किया गया है, गया का नाम अब गया जी हो गया है। तो गया जी में 1 लाख करोड़ की योजना होगी शुरू, है ना। ये किसने कहा, तो मांझी साहब ने कहा। अब देखिए गया में जो विष्णु मंदिर है और महाबोधि मंदिर है, यहां से प्रश्न पूछेगा गया जी में, है ना, गया जी में, चलिए गया जी में 2 मंदिर है जो बहुत ही ज्यादा क्या है, प्रसिद्ध है। एक हो जाता है ना, विष्णुपद मंदिर, एक हो जाएगा आपका विष्णुपद मंदिर हो जाएगा, है ना, विष्णुपद मंदिर। और दूसरा मंदिर हो जाता है जिसका नाम क्या है, महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, महाबोधि मंदिर। अब देखिए भारत सरकार क्या करेगी यहाँ पे, तो भारत सरकार कहती है कि इसे काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के जैसा विकसित किया जाएगा। इसको क्या किया जाएगा, काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर, है ना, काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के तहत, चलिए पेन चेंज कर लीजिए, काशी विश्वनाथ, है ना, काशी विश्वनाथ मंदिर है ना, कॉरिडोर की तहत कॉरिडोर की तरह ही इसको विकसित करने की बात की जा रही है ना। किसको, विष्णुपद मंदिर कहां पे, गया जी में है। महाबोधि मंदिर कहां पे है, तो गया जी में है। इसे काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर जैसा विकसित किया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वीवीआई है, हो सकता है ये सवाल आपसे पूछिए अगले एग्जाम में, ठीक है। और देख सकते हैं गया जी स्थित विष्णुपद और महाबोधि मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर जैसा विकसित किया जा रहा है यहाँ पे, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखेंगे, कहता है कि डोभी में सहकारिता महाविद्यालय खुलेगा, है ना। कहां पे, डोभी में, है ना, सहकारिता विद्यालय खुलेगा, सहकारिता महाविद्यालय खुलेगा। कहां पे, डोभी में, है ना, डोभी में। और ये डोभी कहां पे है ना, डोभी कहां पे है, तो ये देखिए ये डोभी हो जाएगा गया जी में। कहां पे, तो गया जी में हो जाता है ना, गया जी में, गया जी जिला में डोभी है, गया जी जिला में। और ये डोभी जो है एक ब्लॉक हो जाता है, गया जी का डोभी जो है या गया जी का एक ब्लॉक है ना, एक क्या हो जाएगा, तो एक ब्लॉक हो जाएगा गया जी का, ठीक है, जो फल्गु नदी के तट पर स्थित है।
ये जो डोभी हम लोग देख रहे हैं, यह फल्गु नदी के तट पर, फल्गु नदी के तट पर स्थित हो जाता है। बिहार का सबसे बड़ा पार्क स्थित है यहीं पर। बिहार का सबसे बड़ा पार्क है ना, बिहार का सबसे बड़ा पार्क, ठीक है, सबसे बड़ा पार्क यहीं पर स्थित है। कहां पर? डोभी में स्थित है। औद्योगिक हब के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है ना। किसको? डोभी को औद्योगिक हब के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डोभी में सहकारिता प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, सहकारिता महाविद्यालय खुलेगा। इसके लिए राजस्व विभाग ने सहकारिता विभाग को 10.31 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ना। प्रत्येक हमारा, है ना, जो भी हम लोग कटिंग देखते हैं पेपर में, अभी तो इतना अच्छा अच्छा दे रहा है, एक पेपर कंटिन्यू आपको पढ़ना चाहिए, है ना। कंपटीशन दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका करंट अफेयर सबसे अच्छा हो, क्योंकि अब के समय में देखिएगा करंट पर आधारित होता है रिजल्ट, किसी का भी रिजल्ट करंट पर आधारित होता है। इसलिए करंट अगर सही जा रहा है तो समझिए जबरदस्त जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट यहां पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एशिया की, है ना, एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी जिसकी मृत्यु हो गई है। एशिया की कहता है, एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी का नाम है वत्सला। एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी वत्सला की पन्ना टाइगर रिजर्व में क्या हो गया? मौत हो गया, है ना। यह एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी वत्सला की मौत हो जाता है, जो पन्ना टाइगर रिजर्व में इसकी मृत्यु हो गई। कहां पे? पन्ना टाइगर रिजर्व में। यहां पर दिखता है ना कि पन्ना टाइगर रिजर्व में इसकी मृत्यु हो गई, है ना। बहुत लंबे समय के बाद, है ना, बहुत लंबे समय इसने अपने जीवन को जिया, जिसका नाम है वत्सला। ये भी याद रखिएगा, वत्सला नाम है, और एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी है। जिसकी मौत कहां हुई ये पूछा जा सकता है, तो ये हो जाता है पन्ना टाइगर रिजर्व में, है ना। कहां पे है? पन्ना, पन्ना टाइगर रिजर्व में, है ना। जब ये चर्चा में होता है ना कोई भी रिजर्व, तो सबसे ज्यादा सवाल ये पूछा जाता है, सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। जैसे पन्ना टाइगर रिजर्व की हम लोग बात करें, तो पन्ना टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में हो जाता है। कहां पे? तो ये है मध्य प्रदेश में, है ना। पन्ना टाइगर रिजर्व हो जाएगा मध्य प्रदेश में, जिसकी स्थापना 1981 में हुआ था। जिसकी स्थापना कब हुआ? तो जिसकी स्थापना 1981 ईस्वी में किया गया था यहाँ पे। और यह भारत का 22वां टाइगर रिजर्व है। यह भारत का, है ना, भारत का 22वां टाइगर रिजर्व हो जाएगा। टाइगर रिजर्व हो जाता है। कौन सा? पन्ना टाइगर रिजर्व की हम लोग बात करते हैं, है ना। और यह मध्य प्रदेश का 5वां बाघ अभ्यारण्य है। और यह मध्य प्रदेश का 5वां, है ना, मध्य प्रदेश का यह 5वां बाघ अभ्यारण्य हो जाएगा। बाघ, है ना, अभ्यारण्य हो जाएगा। भारत का 22वां टाइगर रिजर्व पन्ना है, लेकिन मध्य प्रदेश की अगर बात कर दिया जाए तो मध्य प्रदेश का यह 5वां बाघ अभ्यारण्य है ना। और यह पन्ना टाइगर रिजर्व पूछे कि किस नदी, है ना, इस टाइगर रिजर्व मतलब पन्ना टाइगर रिजर्व से कौन ऐसी नदी है जो बीचों बीच से गुजरती है, उसका नाम है केन नदी, है ना। केन नदी हो जाएगा। केन नदी पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर के क्या करती है? बहती है ना, टाइगर रिजर्व। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पे हो जाएगा इंपॉर्टेंट आपके लिए, फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान कितना है ना। फीफा रैंकिंग में, फीफा, है ना, फीफा रैंकिंग में, तो फीफा का भी संबंध पूछता है कि फीफा का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल से हो जाएगा, है ना। फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान कितना? 133वां हो जाता है भारत का स्थान। तो भारत का स्थान 133वां हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम जून में मिली 2000, है ना, सॉरी 2 हार से गुरुवार को जारी फीफा रैंकिंग में 6 पायदान की गिरावट से 133वें स्थान पर है ना, फिसल गई है। अभी पूछा जा सकता है कितने नंबर पे है, तो भारत का स्थान 133वां, है ना, स्थान हो जाता है आपका 133वां। नेक्स्ट यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, युवाओं की प्रजनन दर गिरी, गर्भधारण की औसत उम्र कितना? 28 पहुंच गई है। भारत की भी स्थिति अन्य की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा खराब धीरे धीरे होते जा रहा है। क्योंकि आप देखते होंगे युवा, है ना, अब अपने विवाह को, शादी विवाह को प्राथमिकता नहीं देते हैं,
ठीक है, शादी विवाह को प्राथमिकता नहीं देते हैं, अपने कैरियर को सेटल करने में, अपने, है ना, लाइफ को मतलब समझिए कि बनाने में उनकी आधी जवानी जो है, आधी जो जिंदगी है वो गुजर जाती है, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। यूएनएफपीए की रिपोर्ट ने चेताया है कि युवाओं में शादी व गर्भधारण टालने की प्रवृत्ति क्या हो गई, बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है ना। और प्रजनन दर सबसे तेज गिरावट देखा गया इसमें। जैसे में अगर प्रजनन दर की तेज गिरावट की अगर बात करें हम लोग तो देखिएगा, है ना, प्रजनन दर 1.5 से भी नीचे गिर गया है, 1.5 से भी नीचे गिर गया। जैसे दक्षिण कोरिया, जापान, इटली, जैसे में दक्षिण कोरिया, है ना, दक्षिण कोरिया, जापान, है ना, इटली, जापान, इटली, ठीक है, दक्षिण कोरिया, जापान, इटली, स्पेन, चीन, चीन का स्थिति तो आपको पता ही होगा। उसके बाद ये जर्मनी हो जाएगा, है ना। और यहां पर देख सकते हैं, है ना, मतलब औसत प्रजनन दर 1.5 से नीचे गिर गया है। आप देख सकते हैं इन देशों में औसत प्रजनन दर कितना, 1.5 से नीचे गिर गया है। औसत प्रजनन दर याद रखिएगा, औसत प्रजनन दर कितना, 1.5 से नीचे गिर गया है ना, 1.5 से नीचे गिर गया है। अगर जनसंख्या स्थिरता के लिए अगर हम लोग बात करें कि जनसंख्या स्थिरता के लिए हमारे पास, है ना, जनसंख्या इंपॉर्टेंट है ये पार्ट आपका, जनसंख्या स्थिरता के लिए कितना प्रजनन दर होना चाहिए, तो जनसंख्या स्थिरता के लिए 2.1 से ये जो दर है काफी कम है ना, 2.1 होना चाहिए, 2.1 से यह काफी कम है, जो कहीं ना कहीं ये गंभीर समस्या को दिखा रहा है। जैसे भारत की हम लोग बात करें तो भारत में पूछा जा सकता है कि भारत का प्रजनन दर कितना हो जाएगा, तो भारत का प्रजनन दर कितना है, 2 हो जाएगा भारत का प्रजनन दर। और भारत में सबसे ज्यादा प्रजनन दर किसका होगा, बिहार का, है ना, बिहार का सबसे ज्यादा प्रजनन दर है कितना, तो बिहार का सबसे ज्यादा प्रजनन दर हो जाएगा 3.4 हो जाएगा बिहार का प्रजनन दर, है ना, प्रजनन दर। यहां से भी सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, करंट से संबंधित है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे और यहां पर देखते हैं नेक्स्ट। चलिए यहीं तक था, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग जितना भी पेपर होगा, जितना भी न्यूज़पेपर होगा, कोशिश करेंगे बेहतरीन तरीके से उसको कराने का। जैसे एक करंट अफेयर्स मुझे याद आ रहा है, भारतीय मूल के थे सबीह खान, है ना, यहाँ पर देख लीजिए, एक भारतीय मूल के थे, भारतीय, है ना, मूल के थे जिनका नाम था सबीह खान, है ना, ये सबीह खान है, सबीह खान जिनका घर मुरादाबाद है, मुरादाबाद। और ये मुरादाबाद कहाँ पे है, तो ये उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद है। सबीह खान की हम चर्चा क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, सबीह खान की चर्चा हम क्यों करें, क्योंकि एप्पल के सीईओ बने हैं ये एप्पल, है ना, एप्पल के, है ना, एप्पल के सीईओ बने हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सबीह खान के लिए यहाँ पे, ठीक है। और ये मुरादाबाद इनका घर हुआ, इनका जन्म हुआ मुरादाबाद, जिसको पीतल नगरी कहा जाता है। मुरादाबाद को पीतल, है ना, पीतल नगरी कहा जाता है। किसको, मुरादाबाद को कहा जाता है, ठीक है, पीतल नगरी कहा जाता है। और इन्होंने मतलब जेफ विलियम्स की, इन्होंने जेम्स, है ना, विलियम्स की जगह जो है, स्थान जो है, उन्होंने ये लिया है, जिसका नाम है सबीह खान। और ये भारतीय मूल के हैं जिन्होंने एप्पल का सीईओ अभी बने हैं, एप्पल के सीईओ, ये उपलब्धि है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।